एक माँ, एक बेबस परिवार और एक ऐसा फैसला जिसने इंसान और शैतान के बीच की रेखा मिटा दी। अगर आपके बच्चे की जिंदगी दांव पर लगी हो तो आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 की डरावनी और दिल दहला देने वाली इंडोनेशियन हॉरर फिल्म पेंगंटिन इब्लिस द डीमंस ब्राइड की एक ऐसी कहानी जहां प्यार, पीड़ा और अंधेरे टकराते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, यह एक माँ की टूटती हुई इंसानियत की कहानी है। फिल्म की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव में, जहां रांटी अपनी हस्बैंड बोवो और बेटी नीना, उसकी सास डियन, बोवो का भाई बायू और उसकी पत्नी सिटी और बोवो की बहन गीता के साथ रहती थी। रांटी, सिटी और गीता मिलकर मुर्गियां बेचने का छोटा सा बिजनेस चलाते थे। बोवो एक शिप में काम करता था, जबकि बायू कुछ नहीं करता था, बस पूरा दिन घर पर रहता था और अपने मुर्गों की लड़ाई करवाया करता था, जबकि उसकी पत्नी सिटी प्रेग्नेंट थी। रांटी की सास सिटी से तो प्यार करती थी, पर रांटी को हर बात पर ताना मारती रहती थी, कभी काम को लेकर, कभी घर को लेकर, कभी नीना को लेकर। रांटी दिन भर घर और बाजार के बीच भागती रहती थी। फिर एक दिन सब कुछ पलट जाता है। रांटी, सिटी और गीता अपना काम खत्म करके घर आती हैं। रांटी की सास फिर रांटी पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि रांटी की ड्यूटी थी सभी लोगों के लिए नाश्ता बनाने की, और आज वह नाश्ता बनाए बिना ही अपनी दुकान पर चली गई थी। लेकिन वह सिटी से कुछ नहीं कहती, जबकि दोनों का काम एक जैसा था। यह सुनकर रांटी को बुरा लगता है, लेकिन वह अपना मूड ठीक करके सभी के लिए नाश्ता बनाने जाने लगती है। जाने से पहले वह गीता से कहती है, तुम मेरी बेटी को आज स्कूल छोड़ आओ। उसकी सास एक और बार रांटी पर गुस्सा हो जाती है और पूछती हैं, क्या तुम अपनी बेटी को स्कूल भी नहीं छोड़ सकती? तो रांटी जवाब देती हैं, मुझे बोवो को उसके काम पर भी छोड़ना है और उसके बाद अपने चिकन का ऑन ऑर्डर भी डिलीवर करना है। अगर मैं उसे स्कूल छोड़ने चली जाती तो सभी काम में लेट हो जाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोवो अपनी माँ को कुछ पैसे देता है और अपने भाई बायू को भी, क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। इसके बाद बोवो और रांटी कार में निकलते हैं। कार में रांटी अपनी सारी शिकायतें बोवो से करने लगती है कि उसकी माँ उससे कभी ठीक से बात नहीं करती, हर बार उसे टोकती रहती हैं, और बोवो भी कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप सुनता रहता है। बोवो उसे समझाता है। इसी तरह बातें करते करते वे लोग पोर्ट पहुंच जाते हैं। बोवो को ड्रॉप करने के बाद रांटी अपने काम पर चली जाती है। चिकन डिलीवर करने के बाद जैसे ही वह घर वापस आती है, वह देखती है कि उसकी सास रो रही है और सिटी उन्हें संभाल रही है। रांटी उनसे पूछती है, आखिर क्या हुआ? आप दोनों क्यों रो रही हैं? इतना सुनते ही उसकी सास गुस्से से उस पर भड़क पड़ती है और फिर से रांटी को डांटना शुरू कर देती है, लापरवाह कहती हैं और न जाने क्या क्या। अंत में वह उसे बताती है कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही रांटी की तो जैसे जान ही निकल जाती है और वह दौड़कर अस्पताल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही रांटी को गीता मिलती है, जो रोते हुए उससे माफी मांगती है और इन सब के लिए खुद को दोषी ठहराती है। दरअसल गीता ही नीना को स्कूल से पिक करना भूल गई थी। देर होने पर मीना जब खुद घर लौटने लगी तो रास्ते में कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सब सुनकर रांटी और भी ज्यादा टूट जाती है। इसके बाद वह डॉक्टर के पास जाती है और उनसे नीना की हालत के बारे में पूछती है। डॉक्टर बताती हैं कि नीना की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। यह सुनते ही रांटी उनके सामने रोने लगती है और अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगती है। लेकिन नीना की हालत बहुत नाजुक होने की वजह से डॉक्टर भी उसे सिर्फ प्रार्थना करने के लिए कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब रांटी मन में पीड़ा लिए परेशान हालत में अस्पताल की वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। तभी उसके पास एक बुजुर्ग औरत आती है, जिसका नाम यूटारी था। वह रांटी को कुछ खाने के लिए देती है और कहती है, मैं जानती हूं तुम अपनी बेटी की वजह से परेशान हो, इसलिए तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया।
ये सुनकर रांटी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने इस औरत को कुछ भी नहीं बताया था। वह कुछ नहीं कह पाती। तभी यूटारी उसे एक पेपर देती है और कहती है, अगर तुम्हारी बेटी का इलाज यहां न हो सके तो उसका इलाज मेरे पास है। इतना कहकर यूटारी वहां से चली जाती है। अगले सीन में रांटी को बताया जाता है कि उसकी बेटी को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी ब्रेन सर्जरी की जरूरत है, जिसमें बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। रांटी के पास जितनी भी सेविंग्स थीं, वे इस सर्जरी के लिए काफी नहीं थीं। वह अपनी गाड़ी बेचने का डिसीजन भी करती है, लेकिन तब भी पैसों की कमी रह जाती है। मजबूर होकर वह घर जाकर सब लोगों से घर बेचने की विनती करती है, लेकिन उसकी सास और बयू इसके लिए मना कर देते हैं। उसकी सास उल्टा रांटी को ही डांटने लगती है और उसकी बेटी के एक्सीडेंट के लिए उसे जिम्मेदार ठहराती है। वह कहती हैं कि तुम बिजनेस में इतना ध्यान देने लगी कि अपनी बेटी को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। रांटी के घर में से कोई भी उसकी बेटी के लिए कुछ करने को तैयार नहीं होता। यहां तक कि वायु रांटी के ही हस्बैंड की सेविंग्स भी उसे देने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो उसकी वाइफ सिटी के काम आएंगी। वह अपने पति से भी कांटेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी जॉब समुद्र के बीच एक शिप पर थी जहां नेटवर्क नहीं था। जब रांटी कोई भी रास्ता नहीं निकाल पाती तो उसे अस्पताल में मिली वही बुजुर्ग औरत याद आती है जिसने उसे वो कागज दिया था। वह कमरे में आकर जल्दी से वो कागज निकालती है और उस बुजुर्ग औरत से संपर्क करके उससे मिलने चली जाती है। एक अंधेरी झोपड़ी में वो औरत रहती थी। चारों तरफ मोमबत्तियां, अजीब मंत्र और डरावना सन्नाटा। उससे मिलने के बाद रांटी को पता चलता है कि वह बुजुर्ग महिला काला जादू करने वाली है और वह रांटी की मदद पैसों से नहीं, बल्कि उसे गौरी नाम की एक रिचुअल में शामिल होने का प्रस्ताव देती है। वह रांटी से कहती है, इस रिचुअल में तुम्हारी शादी एक डीमन से करवाई जाएगी। एक बार तुम्हारी शादी उस डीमन से हो गई तो तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी बेटी भी ठीक हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह सब सुनकर रांटी बहुत डर जाती है। उसे यह सब करना गलत भी लगता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। मजबूरी में वह उस रिचुअल में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। बुजुर्ग महिला सारी तैयारियां करती है और फिर रस्म शुरू होती है। वह अपने हाथों से रांटी को नहलाती है और उस पर काले जादू के मंत्र पढ़ती है। उसके बाद वो रांटी के मुंह में कच्चा चिकन का लिवर डाल देती है और उसे बहुत खूबसूरती से तैयार कर देती है। तैयार करने के बाद वह रांटी को एक कमरे में ले जाती है। पूरा कमरा मोगरे के फूलों से सजा होता है। वह रांटी को बिस्तर पर बैठाकर कहती है, यहां तुम अपना पूरा जिस्म डीमन को दे देना। इसके बाद तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे और तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। अब रांटी की शादी डीमन से हो चुकी होती है और वह उसकी दुल्हन बन जाती है। कमरे के बेड पर रांटी अकेली बैठी हुई, तेज सांसें, कांपती नजर और दीवारों पर हिलती परछाइयां, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ देर अकेले रहने के बाद एक हाथ रांटी के पीछे गले से आता है। उसका चेहरा नहीं था। धीरे धीरे वो रांटी के सारे कपड़े और ज्वेलरी उतार देता है और वो पूरी तरह से रांटी पर हावी हो जाता है। बाहर खड़ी काली जादू करने वाली औरत ये सब महसूस कर रही होती है और संतुष्ट होकर मुस्कुराती है। सब कुछ समाप्त होने के बाद वह औरत कमरे में आती है और रांटी के पास आकर उसे एक चीज देते हुए कहती है, आज से हर हफ्ते तुम्हें उस डीमन के लिए मुर्गे का कलेजा चढ़ाना होगा और रात में खुद को उस शक्ति के हवाले करना होगा। यही इस सौदे की शर्त है। सीन कट होता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि अगला दिन है। रांटी की सास बयू से कहती हैं कि वह उन्हें अस्पताल ले चले ताकि वे नीना से मिल सकें, लेकिन बयू परेशान होता है क्योंकि उसका एक फाइटर रोस्टर गायब था, इसलिए वह मना कर देता है। उसकी पत्नी सिटी पहले से ही चिड़ी हुई होती है क्योंकि रांटी के घर पर न होने की वजह से उसे ही घर का सारा काम करना पड़ रहा था। इन्हीं बातों के बीच अचानक एक कार आकर उनके घर के सामने रुकती है। कार से नीना उतरती है और खुशी खुशी अपनी दादी के पास दौड़कर जाती है। वह बिल्कुल ठीक होती है, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो।
रांटी की सास और घर के बाकी लोग यह देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। सिटी को रांटी पर शक होने लगता है। वह यह बात बायू से भी कहती है, लेकिन बायू उसे ज्यादा न सोचने के लिए कहता है और यह भी कहता है कि कम से कम अस्पताल का खर्च तो बच गया। लेकिन सिटी का शक कम नहीं होता। वह रंटी पर नजर रखना शुरू कर देती है और उसकी बदली हुई हरकतों को भी नोटिस करने लगती है। एक दिन सिटी देखती है कि रांटी पूरे घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके अंधेरे में सोफे पर बैठी हुई है। वह रांटी से पूछती है, तुमने इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जब सिटी दरवाजा खोलती है तो वहां वो देखती है रांटी और उसकी बेटी नीना। यह देखकर सिटी डर जाती है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो कमरे में बैठी पहले वाली रांटी उसे एक अजीब डरावनी सी मुस्कान देकर वहां से चली जाती है। सिटी पूरी तरह हैरान रह जाती है। रात में वह यह सारी बातें गीता से भी शेयर करती है, लेकिन गीता को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि सिटी पहले भी रांटी के बारे में बेवजह की बातें करती रहती थी और अब भी वही कर रही है, और वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ समय बाद बायू घर आता है और सिटी से कहता है कि वह उसके लिए नूडल्स बनाए। जैसे ही सिटी किचन में जाती है, वह देखती है कि एक मेंढक किचन की खिड़की पर बैठा है। जैसे ही पानी नूडल्स के लिए उबल रहा था, मेंढक अचानक पैन के अंदर कूद जाता है। यह देखकर सिटी डर जाती है और एक फोर्क से उसे मार देती है। मरे हुए मेंढक को बाहर फेंकने के लिए वह निकलती है, लेकिन रास्ते में वह देखती है कि रांटी वॉशरूम में है और वहां से अजीब आवाजें आ रही हैं, जैसे वह अंदर किसी के साथ खेल रही हो। सिटी वॉशरूम की एक छोटी सी छेद से रांटी की हरकतों को रिकॉर्ड कर लेती है और यह वीडियो ग्रुप चैट में शेयर कर देती है। अगले दिन जब रांटी अपनी दुकान पर जाती है तो आसपास के लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं और उसका मजाक बना रहे होते हैं। जब रांटी यह वीडियो देखती है, उसकी आंखें पूरी तरह बदल जाती हैं। वह सिटी को बीच बाजार में चाकू दिखाकर धमकाती है। सिटी डरते हुए कहती है, मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। सब तुम्हें शरीफ समझते हैं, लेकिन तुम अंदर से क्या हो और क्या करते हो? यह सुनते ही रांटी और भड़क उठती है। उसकी आंखें अब किसी डीमन की आंखों जैसी हो जाती हैं और वह सिटी की तरफ हमला करने वाली होती है। तभी गीता आकर उसे रोक देती है। रात हो जाती है और आज भी बायू सिटी से कहता है कि वह नूडल्स बनाए। जब सिटी किचन में जाती है तो वह देखती है कि नूडल्स पहले से ही बन रहे हैं। वह हैरान होकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसे रांटी का डरावना रूप दिखाई देता है। रांटी उसे एक अजीब क्रीपी मुस्कान देती है और धीरे धीरे गैस के पास चली जाती है और उबलते हुए पानी में हाथ डाल के एक मेंढक निकालकर खा जाती है। सिटी ये देखकर डर जाती है और तुरंत बायू को बताने के लिए कमरे की तरफ भागती है। कमरे में पहुंचते ही वह बायू को उठाने के लिए जैसे ही कंबल हटाती है तो वह बायू नहीं बल्कि रांटी थी। वाहे से रांटी निकलती है और सिटी की गला दबाकर उसे मार के उसके पेट चीर के उसका लिवर निकालकर खा के वहां से चली जाती है। सुबह होती है। गीता बायू से कहती है कि सिटी को अपनी दुकान जाने के लिए उठाए। बायू पूरे घर में सिटी को ढूंढता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। वह गार्डन में भी जाता है और वहां देखता है कि उसका रूस्टर और भी कम हो रहे हैं। यह देखकर वह काफी परेशान हो जाता है। रात होती है। रांटी फिर से नहाने के लिए जाती है और उसकी बेटी नीना भी उसके साथ होती है। रांटी अपने बिखरे बालों और लाल आंखों के साथ एक डरावने अंदाज में अपनी बेटी से कहती है, क्या तुम भी मेरे साथ नहाओगी? नीना डर कर भाग जाती है और गीता के पास जाकर उसके साथ सो जाती है। अगली सुबह होती है। पहली बार हम रांटी को सामान्य हालत में देखते हैं। वह घर के बैकयार्ड में जाती है और वहां उसे सिटी की लाश मिलती है। रांटी को समझ आता है कि यह सब उसी काली जादू करने वाली बुजुर्ग महिला की वजह से हो रहा है। वह तुरंत उसके पास जाती है और पूछती है कि यह सब क्यों हो रहा है। बुजुर्ग महिला जवाब देती है, तुमने डीमन से शादी कर ली है और अब तुम उसकी दुल्हन हो। वो अब हमेशा तुम्हारे अंदर रहेगा। जो भी तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करेगा या तुम्हें दुख देने की कोशिश करेगा, वह उसे मार देगा।
ये सुनकर रांटी बहुत दुखी हो जाती है और भारी मन के साथ अपने घर लौटती है। रात हो जाती है। हम बयू को देखते हैं जो अपने रूस्टर की लड़ाई करवा रहा होता है। भीड़ में उसकी नजर अचानक सिटी पर पड़ती है जो खून से लथपथ दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाता है, सिटी वहां नहीं होती। निराश और घबराए हुए बयू अपने घर की तरफ लौटता है, लेकिन किसी अजीब शक्ति के कारण वह एक गड्ढे के सामने रुक जाता है। गड्ढे के अंदर वह सिटी की लाश देखता है। यह देखकर वह टूट जाता है। रोते और गुस्से में वह रांटी के पास जाता है और उसके गला दबाकर पूछता है कि यह सब उसने क्यों किया। जब रांटी ने यह सब करने से मना किया तो बायू ने उसे रांटी के शर्ट दिखाया और उसे ही ब्लेम करने लगा। उसकी मां भी वहां आती है और बायू को समझाती है कि यह सब छुपाना जरूरी है ताकि परिवार की इज्जत बनी रहे। वह उसे सिटी को दफनाने के लिए भी कहती है। बयू अंततः मान जाता है और सिटी की लाश को दफनाने जाता है। दफनाने के दौरान वह देखता है कि रंटी उसके रोस्टर के पास जा रही है। यह देखकर बयू का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह रंटी का सामना करने के लिए पीछे भागता है। रांटी अचानक पलटती है और बायू को हवा में उछला देती है। उसने उसका दोनों आंखें अपनी शक्ति से निकाल देती है और उसे दूर गिरा के उसके ऊपर आसपास के चीजें गिराकर उसे भी मार देती है। बायू को मारने के बाद रांटी फिर से सामान्य हो जाती है। वह अपने आसपास का नजारा देखकर बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसकी चिल्लाहट घर में सोई हुई गीटा सुन लेती है और बाहर देखने के लिए आती है। बाहर आकर वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती। उसके सामने उसकी भाई बायू की लाश और उसके पास रांटी खड़ी होती है। यह देखकर गीटा पूरी तरह डर जाती है। वह रांटी को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देती है और बाहर से अपने भाई की मौत के बारे में सवाल करने लगती है। रांटी कुछ नहीं कहती। गीटा को गुस्सा आता है और वह रांटी को धमकाने लगती है। तभी रांटी उसे कहती है, इस घर में मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। अगर तुम जीना चाहती हो तो मुझे परेशान मत करो। रांटी फिर से पोजेस्ड हो जाती है। यह देखकर गीटा घबरा जाती है और पास के पड़ोसी, जिनका नाम पाक हाजी है, उन्हें बुलाती है। पाक हाजी आते हैं और रांटी की हालत देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि वह पोजेस्ड है। वह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि रांटी किस चीज से प्रभावित है और इसके लिए एक रिचुअल की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन रांटी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उनके हाथ का ग्लास तोड़ देती है। यह देखकर पाक हाजी डर जाते हैं। वह गीटा और उसकी मां से प्रार्थना करने के लिए कहकर वहां से भाग जाते हैं। पाक हाजी के जाने के बाद गीटा तुरंत दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन रांटी उसके पास आकर डरावने स्वर में कहती है, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इन सब से दूर रहो। अगली सुबह होती है। हम देखते हैं कि रांटी का पति बोवो घर लौटता है। गीटा और उसकी मां उसे घर की हालातों के बारे में सब बताती हैं, लेकिन बोवो को शुरू में यकीन नहीं होता। वह रांटी के कमरे के बाहर जाकर अंदर झांकता है और देखता है कि रांटी बहुत बुरे हाल में है। तभी वह कमरे के अंदर किसी पुरुष की आवाज भी सुनता है। अचानक उसके सामने डीमन की आंखों दिखाई देती है। यह देखकर बोवो डर जाता है और अब उसे अपनी बहन और मां की बातें पर यकीन होने लगती हैं। बोवो तय करता है कि वह रैंटी का इलाज ढूंढेगा। वह गीटा को लेकर निकल पड़ता है और गीटा उसे अस्पताल वाली बुजुर्ग महिला के बारे में भी बताती है। अब ये दोनों मिलकर उसे ढूंढने निकलते हैं। घर के अंदर दिखाया जाता है कि नीना की दादी उसे खाना देती हैं और रांटी के पास भेजती हैं। नीना जब खाना लेकर रांटी के पास जाती है तो वह देखती है कि रांटी बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसे बंधा हुआ है, उसके दांत पीले दिखाई दे रहे हैं और उसकी आंखें सफेद जैसी दिख रही हैं। अपनी मां को इस हालत में देखकर नीना के आंखों में आंसू आते हैं। रांटी नीना को देखती है और डरावने स्वर में कहती है कि उसे खोल दे और साथ ही धमकी देती है कि वो सबको मार देगी। नीना डरकर वापस अपनी दादी के पास जाती है और सब कुछ बताती है। दादी घबराकर तुरंत बोवो को कॉल करती हैं और नीना की बातें बताकर घर जल्दी आने के लिए कहती हैं। लेकिन दादी को नहीं पता था कि रांटी पीछे से उनके करीब आ चुकी थी। हम व्यूअर्स केवल दादी की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं।
नीना जब यहाँ आई तो हम उसकी दादी की लाश देखते हैं, जिसके पीछे रांटी भी खड़ी थी। अब बोवो और गीटा घर पहुंचते हैं। नीना जैसे ही उन्हें देखती है, वह डर के मारे भागकर उनके पास चली आती है। उससे पहले कि वह कुछ कह पाती, रांटी वहां आ जाती है। नीना उसे देखकर डर के मारे छुपने भाग जाती है। रांटी अब बोवो की तरफ बढ़ती है। बोवो डरते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है और याद दिलाता है कि वह कौन है, लेकिन रांटी अपनी शादी की अंगूठी उतार देती है। उस पल वह अब उसकी पत्नी नहीं रहती। रांटी ने एक बड़ी सी सिजर बार बार उसके पेट में स्टैब करके उसे कहती है कि अब तुम रांटी के पति नहीं रहे। रांटी अब गीटा की तरफ बढ़ने लगती है। ये सब देखकर नीना रोने लगती है। जैसे ही नीना की रोने की आवाज रांटी के कानों में पड़ती है, वह अचानक उसके सामने आ जाती है। जैसे ही वो नीना को मारने वाली थी, उसी पल नीना रोते हुए चिल्लाती है, प्लीज मां, ठीक हो जाओ प्लीज। नीना के मुंह से मां शब्द सुनते ही रांटी के भीतर दबी हुई उसकी असली आत्मा जाग उठती है। वह अचानक होश में आ जाती है। होश में आते ही उसे एहसास होता है कि उसने सबको मार दिया है और वह अब अपनी ही बेटी को मारने वाली थी। यह समझते ही वह टूट जाती है। वह गीटा से कहती है, तुम लोग यहां से चले जाओ, मैं किसी भी वक्त फिर से वैसी हो सकती हूं। नीना को लेकर भाग जाओ, मैं तुम दोनों को नहीं मारना चाहती, मैं किसी को भी नहीं मारना चाहती। रांटी रोते हुए गीटा और नीना से माफी मांगती है। गीटा उसे छोड़कर जाने से मना करती है, लेकिन रांटी कसम देकर नीना को उसके साथ भेज देती है। फिर रांटी एक चौंकाने वाला और गहरा फैसला लेती है। वह धुएं, आग और टूटती दीवारों के बीच खुद को आग लगा लेती है, दानव और अपने बने हुए राक्षसी रूप को खत्म करने के लिए। अंत में हम देखते हैं कि गिट्टा और नीना अब किसी दूर के दूसरे गांव में रहने लगी हैं। उन्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वे एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हैं। लेकिन एक दिन जैसे ही गीटा वहां की अलमारी खोलती है, वह सन्न रह जाती है। अलमारी के अंदर वही ड्रेस रखी होती है जो रांटी ने डीमन की दुल्हन बनने की रस्म के दौरान पहनी थी। गीटा की आंखों में डर साफ झलकने लगता है। वह ऐसा समझ जाती है कि यह कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। थीम्स एंड मीनिंग। अलौकिक होने के बावजूद यह कहानी एक मनोवैज्ञानिक हॉरर भी है। आघात, बोझ और दबी हुई क्रोध की कहानी, खासकर एक मां की उस हद तक पहुंची हुई स्ट्रगल जहां वह अपने बच्चे को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। दानव को वास्तविक भी माना जा सकता है और प्रतीकात्मक भी। रांटी के भीतर वर्षों से दबे दर्द और गुस्से का रूप। यह फिल्म सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ये एक मां की कहानी है जिसे हालात इतने कोने में धकेल देते हैं कि वो सही और गलत के बीच की लाइन ही भूल जाती है। दानव बाहर का भी हो सकता है और अंदर का भी। तो दोस्तों, ये थी पैगन्टिन इब्लिस, द डेमोन्स ब्राइड की पूरी कहानी। एक ऐसा सफर जहां मां का प्यार धीरे धीरे एक भयावह अभिशाप में बदल जाता है। आपको क्या लगता है? क्या रंते ने सही किया, या डीमन से किया गया कोई भी डील अंत में सब कुछ छीन ही लेता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। धन्यवाद।